दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 28,50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि इस वबा से तकरीबन 2 लाख अफराद अब तक हलाक हुए हैं। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में जानी नुकसान में तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन इस वायरस ने आलमी मईशत को भी बीमार कर दिया है। दुनिया के कई ममालिक ने इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का रास्ता अपनाया है, जिसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की पजीर ममालिक, इनकी मईशत का भट्टा बैठता जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से IMF ने साल 2020 में आलमी मईशत की 3% से सुकड़ने का इम्कान जाहिर किया है, जिसका मतलब यह है कि दुनिया भर की जो मईशत है वो 3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जबकि IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज समेत दीगर आलमी इदारे कोरोना वायरस को पाकिस्तानी मईशत के लिए भी बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। IMF के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मईशत तारीख में पहली बार -1.5% तक गिरने का इम्कान है। -1.5% IMF की प्रोजेक्शंस है पाकिस्तान की मईशत को लेकर, और अब हुकूमत के अपने आदाद शुमार भी इन्हीं खतरात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत की माशी टीम ने कोरोना वायरस के बायस मैक्रो इकोनॉमिक नुकसानात की रिपोर्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में पेश कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए तो सिर्फ 1.5 हफ्ते में पाकिस्तान की GDP की शरह 0 हो जाएगी। यानी कि अगर सब कुछ बंद हो, कुछ पैदा ना हो, पैदावार बिल्कुल रुक जाए, तमाम कारोबार रुक जाए, तो सिर्फ 1.5 हफ्ते में पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 0 हो जाएगी। जबकि मौजूदा सूरत हाल में GDP ग्रोथ की जो शरह है वो 2 से 2.5% रहने का इम्कान है। मगर इस रिपोर्ट में माशी तरक्की का बहुत मोहतात अंदाजा लगाया गया है, क्योंकि खबर के मुताबिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख खुद ये समझते हैं कि रवा साल मुल्की मईशत की तरक्की सिर्फ 1 से 2% होगी। ये भी ऐसा लगता है कि एक मोहतात अंदाजा है, क्योंकि IMF के मुताबिक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है इस साल वो 1.5% से गिरेगी, GDP 1.5% से गिरेगी, और इस वजह से पाकिस्तान की मजीद 10% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जा सकती है। जबकि इस वबा के बायस मजीद 30 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है, और ये 30 लाख वो हैं जो फॉर्मल सेक्टर से वाबस्ता है, जबकि 2,73,00,000 मुलाजमीन जो कि इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है, यानी कि वो होलसेल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और तामीराती शोबे से वाबस्ता है, उनमें भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि बेरोजगार हो सकती है इस लॉकडाउन की वजह से। इसके अलावा गैलप पाकिस्तान ने भी हाल ही में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया है, जिसमें मुल्की बिजनेस क्लाइमेट और बिजनेस मालिकान के एतमाद को लेकर काफी मनफी इशारे सामने आए हैं। इस सर्वे में 500 से ज्यादा बिजनेस मालिकान से कोरोना वायरस के कारोबार पर असरात और माशी सिमत से मुतालिक सवालात पूछे गए, जिसके जवाब में 68% बिजनेस मालिकान ने यह कहा कि वो इस सूरत हाल में अपने कारोबार के बारे में बिल्कुल पुरउम्मीद नहीं है। अहम बात यह है कि कोरोना वायरस से पहले ये शरह -26% थी, यानी कि 26% लोग समझते थे कि उनका कारोबार बहुत बुरा जाएगा। अब वो तादाद बढ़कर 68% हो गई है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% अफराद ये समझते हैं कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में उनका कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है, जबकि 83% मालिकान के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। सर्वे के मुताबिक इस वायरस ने मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट सेक्टर को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। इसी सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस से पहले 9% बिजनेसेस अपने कारोबार के मुस्तकबिल को लेकर पुरुम्मीद थे, मगर कोरोना वायरस के बाद ये शरह -9% तक गिर गई है। इस सर्वे में जब बिजनेस मालिकान से ये पूछा गया कि इनके मुताबिक कोरोना वायरस के कारोबार के लिए कितना संगीन हो सकता है, तो 94% बिजनेस मालिकान का यह कहना था कि इनके कारोबार के लिए कोरोना वायरस संगीन मसला है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्की मईशत बीमार हो रही है, मुल्की मईशत का भट्टा बैठ रहा है, और इससे मुख्तलिफ कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे ही चंद सेक्टर्स पर आज बात करेंगे और इनके जो मसाइल हैं और उन मसाइल का हल क्या हो सकता है इन मौजूदा हालात में, उन पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मियाँ काशिफ अशफाक साहब ने, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं चैन 1 के। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे अथर सुल्तान चावला साहब, जो कि कन्वीनर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, और हमें ज्वाइन करेंगे राना तारिक साहब, जो कि चेयरमैन हैं चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताते चलूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चंद मेजर्स ज़रूर लिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मेजर्स शायद जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इतने फ़ायदेमंद साबित ना हो। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
कहा है कि अगर आप नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपको कर्जा जो है वो 7% पे मिलेगा। पेरोल फाइनेंसिंग स्कीम जो है, जिसमें कहा गया है कि आपको जून 30 तक आप अपने पेरोल यानी कि सैलरीज जो देते हैं आप, उसकी मद में आप 50 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं 3% पे, जो 2 साल बाद आपको अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जो लोन पेमेंट्स हैं उसके लिए भी उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन रखी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो बड़ा तबका है रिटेल और होलसेल सेक्टर का, उसके लिए शायद इतना फ़ायदेमंद साबित ना हो। रिटेल और होलसेल सेक्टर में तकरीबन 90 लाख लोग उससे इस वक्त वाबस्ता है। 18% जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 18% जो लोग हैं वो वाबस्ता है रिटेल और होलसेल सेक्टर से। उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो तकरीबन 60 ट्रिलियन का है, यानी कि 16% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रिटेल और होलसेल सेक्टर का है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम मियां काशिफ साहब आपकी तरफ आएँ। आपका रिटेल बिजनेस भी है, आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी करते हैं, फर्नीचर बिजनेस में भी हैं। मैं चाहूँगा पहले टेक्सटाइल साइड से हमें बताइए ज़रा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है। इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं और जो इंटरनेशनल इस वक्त सिचुएशन है, किस हद तक ये सेक्टर मुतासर हो सकता है इससे? मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि इसमें रिटेल सेक्टर जो लोकल सेल थी वो भी बंद हो गई है और जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे वो भी सारे के सारे बंद हो गए हैं। स्पेशली जो यूरोप है, यूरोप में जितने ऑर्डर्स पाइपलाइन में थे हमारे पास एक्सपोर्ट के, वो सब के सब हमारे जितने कस्टमर हैं उनने सब के सब वो कैंसिल कर दिए या होल्ड पे डाल दिए। जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती कोरोना वायरस की, तब तक वो कहते हैं कि जी हम मज़ीद आपको कंफर्म नहीं कर सकते कि हम ऑर्डर ये आपसे लेंगे या कि ये ऑर्डर नहीं लेंगे। और इसी तरह ये था कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो समर का सीज़न होता है, रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उसमें एक मेजर सेगमेंट होता है लॉन का। एक जब समर स्टार्ट होता है मार्च में, ये लॉन का पूरा एक सीज़न होता है जो मार्च अप्रैल 2 माह का ये सीज़न होता है। और इसके बाद फिर दूसरा सीज़न होता है ईद का, जो रमज़ान अभी स्टार्ट हो गया है। तो ये दोनों के दोनों सीज़न जो है ये हमारे अफेक्ट हुए हैं, हो रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं सारे स्टॉप हैं, और अभी पार्शली इंडस्ट्री जो ओपन भी हुई है वो भी काफ़ी ऐसी लाइट इंडस्ट्री है जो बंद है, जिसकी वजह से जो स्टिचिंग यूनिट है लोकल के लिए भी उस तरह से चल नहीं रहे। सिर्फ एक ही टूल बचा है ऑनलाइन सेल्स का, और वो भी जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन सेल में पहले से काम कर रहे थे रिटेल सेक्टर में, वो उसमें ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। बट जनरली जो स्मॉल साइज़ रिटेलर्स हैं या आम जो दुकानदार है या होलसेलर हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी जितना भी ये सारे बिजनेसेस हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेल के लोग हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, अभी जो कैश फ्लो का एक सीरियस इशू आएगा। जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता सिचुएशन का पता नहीं चलेगा। जो समर का स्टॉक सेल होगा, कैश फ्लो आएगा, तो इन सब लोगों ने अपनी अगली जो विंटर की बाइंग और प्लानिंग है वो करनी है। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि 80 से 90% तक जो है वो हमारा ये टेक्सटाइल सेक्टर और रिटेल सेक्टर जो है ये मुतासर हुआ है। और इसमें हमारी यही सबमिशन है गवर्नमेंट से कि कुछ सर्टन पैरामीटर्स जो हैं वो डेवलप करके SOPs बना के सबको साथ बिठा के कुछ चांस देना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, रिटेलर्स ने या होलसेलर ने या मैन्युफैक्चरर्स ने, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले और वो जो उनका स्टॉक्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसको सेल करें और सेल से जो उनको रेवेन्यू आए उससे फिर वो अगली जो अपनी प्लानिंग करके अपने अगले सीज़न को सही तरीके से मैनेज कर सके। अच्छा, ये बताइएगा काशिफ साहब कि इस वक्त आपने जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की, गारमेंट्स वगैरह की तो इस वक्त कोई डिमांड होगी नहीं और जाहिर सी बात है वो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं हो रही होंगी, लेकिन जो एसेंशियल्स हैं होम टेक्सटाइल में, टावल्स, बेडशीट्स वगैरह, इसकी एक्सपोर्ट्स हो रही है या ये भी बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो है? नहीं, इसमें कुछ कस्टमर हैं जैसे वो ले रहे हैं, ये इसकी एक्सपोर्ट हो रही है पार्शली, बट आप देखें कि ये से 20% हो रही होगी, 80% ये भी रुकी हुई है। और कुछ जो पाइपलाइन में ऑर्डर्स थे इंटरनेशनल, वो उन्होंने कस्टमर्स ने कहा है कि आप इनको कैरी ऑन करें और वो बन के साथ साथ शिप हो रहे हैं। बट ये ऑलमोस्ट अब चूँकि ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया का इशू है, तो वहाँ भी सारे रिटेल स्टोर और सब बंद हो चुके हैं। जो भी कोई सेल हो रही है दुनिया में भी, वो भी ऑनलाइन सेल के साथ ही अपना वो सिस्टम चला रहे हैं।
सही है। स्टेट बैंक ने जो मेजर्स लिए मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। अतर सुल्तान चावला साहब, आप बताइए, रेस्टोरेंट बिजनेस जो है मुल्क भर में इस वक्त वो किस हद तक मुतासर हुआ है? सिंध की मिसाल तो हमारे सामने है कि जब पहले इनिशियल लॉकडाउन था तो उसमें टेक अवे डिलीवरीज जो है उन्होंने खुली रखी थी, फिर एक वक्त आया कि रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पे बंद थे, फिर अब दोबारा रमज़ान में उन्होंने कहा कि 5 से 10 आप अपना रेस्टोरेंट खुला रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिलीवरीज के लिए। इसी तरह पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी टाइमिंग्स हैं, इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो है रेस्टोरेंट्स खुले ही रहे। किस हद तक काम मुतासर हुआ है? कितने लोग वाबस्ता हैं जो इस वक्त मुतासर हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान भर में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा के करीब जो है रेस्टोरेंट्स हैं, 20-22 लाख लोग हैं जो काम करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि रमज़ान से पहले इस्लामाबाद में 24 घंटे के लिए डिलीवरी और टेक अवे अलाउ किया गया था। पंजाब में जो है तकरीबन 12 से 14 घंटे के लिए डिलीवरी और टेक अवे दोनों अलाउ था। सिंध में जो है वो सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सिर्फ डिलीवरी अलाउ थी। जब रमज़ान शुरू हुआ है तो इस्लामाबाद और पंजाब में तो अपनी जगह मौजूद है कि वो 12 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि अफ्तार से पहले से लेके सहरी तक जो है वो उनको अलाउ है टेक अवे भी और डिलीवरी। लेकिन सिंध में सिर्फ 5 बजे से लेकर 10 बजे तक के लिए डिलीवरी अलाउ है, टेक अवे तो अभी भी अलाउ नहीं है। तो इसमें जो है आप ये समझ सकते हैं कि 5 बजे के बाद सिर्फ एक अफ्तारी का टाइम आता है जिसमें बहुत ही कम लोग हैं शाज़ नाज़िर जो डिलीवरी मंगवाते हैं। अमूमन जो काम हम पहले भी होता था वो होता था रात को 10 बजे के बाद, 9:30 के बाद, जब सहरी अपना लोग तरावी से फारिग होते थे उसके लिए और सहरी का काम होता था। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट से हमने 12 जो है उसको दरख्वास्त की है कि कम अज़ कम जो है वो आप जो है वो सहरी तक के लिए तो खोलें, क्योंकि ये समझने की बात है कि जब एक दफ़ा एम्प्लॉई आ ही गया काम करने के लिए किचन में तो इसमें ज़रा सेंस समझ नहीं आती कि वो 10 बजे तक काम करेगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर 10 बजे के बाद काम करेगा तो कोई इशू हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ डिलीवरी का ही काम है तो डिलीवरी ही हो रही है, और डिलीवरी दुनिया भर में सेफेस्ट मानी जाती है एक चीज़, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी डिलीवरी कभी भी बंद नहीं की गई, चाहे जितना ही लॉकडाउन क्यों ना सबसे सख्त हो गया हो। स्मार्ट लॉकडाउन की बात नहीं हो रही, इवन सख्त लॉकडाउन है। और ये भी समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में अगर लाख रेस्टोरेंट है तो बमुश्किल 10 से 15% डिलीवरी और टेक अवे से अपना कोई काम चला सकते हैं। 85% रेस्टोरेंट तो वैसे भी डिलीवरी और टेक अवे में भी जो है उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अब जो थोड़ा बहुत 10-15% है तो उसको तो रिलीफ मिले, क्योंकि सिर्फ रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का नाम नहीं है, इससे कोई 30-40 इंडस्ट्रीज हैं जो अलाइड हैं, चाहे वो पोल्ट्री की इंडस्ट्री हो जिसका तबाह होती चली जा रही है, चाहे वो दूध की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो पूरा आपका एग्रीकल्चर का निजाम है जो जिसमें पूरा पाकिस्तान बेस्ड है, चावल हो, गेहूं हो, ये ज्यादातर हॉरेका जो कि इंस्टीट्यूशन और ये आपकी रिटेल इंडस्ट्री पर और होटल इंडस्ट्री पर चलता है, ये सारा खत्म हो गया है। हुकूमत को ओवरऑल इसमें देखना पड़ेगा। आप दुबई देखें तो दुबई में जो है वो आज से मॉल्स भी खोल दिए गए हैं, कैफेज भी 30% की कमी के साथ डाइनिंग भी खोल दिया गया है। तो दुनिया में ये इक़दाम हो रहे हैं जहां कोरोना आया है, कोरोना एक हकीकत है, लेकिन हमें एक ये स्टेप लेने पड़ेंगे और आगे गवर्नमेंट को उसमें हमें रिलीफ भी बहुत सारी। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा कि जब आपने सिंध हुकूमत के सामने ये बात रखी कि राइडर अगर कहीं से डिलीवरी लेकर डिलीवर करने जा रहा है तो वो एक बड़ा सेफ तरीका है, लेकिन फिर भी आपको 10 बजे के बाद खुलने की इजाजत नहीं दी है रेस्टोरेंट्स की, वजह क्या बता रहे हैं वो कि इसकी वजह से रोड पे तो रश नहीं होता, और जैसे आपने कहा एम्प्लॉय तो एक दफा अगर आ गया तो वो तो 10 बजे तक भी रहेगा, वो ज्यादा भी रह सकता है। फिर देखिए जी, रोड पे रश रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बमुश्किल जो है पूरे कराची में हार्डली कोई 2000 राइडर भी नहीं है। 2000 राइडर भी जब होते हैं जब पूरी कराची का रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अपनी जोबन पे चल रहा होता है। ये डिलीवरी के टाइम पे हार्डली 1000-1500 राइडर होंगे जो पूरी कराची में आप समझे कि दिखेंगे भी नहीं, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया एम्प्लॉय तो किचन में आ ही चुका है, तो उसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं किया गया। हमें उम्मीद भी है और हमारी दरख्वास्त भी है सिंध गवर्नमेंट से कि कम से कम शहरी तक इसको खोलने दिया जाए, नहीं तो वैसे ही वो कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वैसे ही बेचारी तबाहकुन इंडस्ट्री है, थोड़ी बहुत जो अपनी जो है वो बिल्कुल चल रही है वो भी रह जाएगी। तो इस वक्त तो ये जो डिलीवरी है ये सिर्फ दूधते को तिनके का सहारा है, ये तो पूरा काम नहीं है कि हम समझें कि इससे बड़ी कोई मईशत चल गई है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चल गई है। ये अच्छा, ये भी हम समझ लें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक अखलौती इंडस्ट्री है जो तकरीबन 98 से 99% लोकल प्रोड्यूस को इस्तेमाल करती है। तो जब ये चलेगी तो इंशाल्लाह बाकी आपकी मईशत का पहिया भी चलना शुरू हो जाएगा।
सही है, अलाइड इंडस्ट्रीज जो वाबस्ता हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। राना तारिक साहब, आप जो है चेयरमैन है चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और जितने भी स्टोर्स जिसके एक से ज़्यादा दो आउटलेट्स हों तो वो तमाम आपके एसोसिएशन के अंडर आते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन अनाउंस हुआ आप लोग मुस्तकिल बंद हैं, आगे भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। खासतौर पर मॉल्स वगैरह तो नहीं लगता कि आने वाले वक्त में खुलेंगे, बहुत सारे स्टोर्स वहाँ पर भी होते हैं। किस हद तक नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का, कितने लोग वाबस्ता है, और गवर्नमेंट से आपकी क्या इस वक्त बातचीत चल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये ख्याल है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास है, और हमने पिछले 1 माह से ज़ायद हो गया और हर जगह पे अपनी मुतालबात भी पेश किए हैं और मसाइल भी पेश किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो ऑर्गेनाइज रिटेल होने की वजह से वो हुकूमत को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला बिज़नेस है। इसके साथ जितने भी वाबस्ता लोग हैं, एम्प्लॉई हों या लैंडलॉर्ड हों या कोई भी लोग हों, वो सारे के सारे टैक्स नेट में आते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो भी काम करता है उसको पेमेंट हो, सैलरी हो, कोई चीज़ भी हो तो थ्रू सिस्टम जाती है। तो इस सिलसिले में किसी किस्म का हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, हमारे साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और जितने भी, जैसा कि आपने कहा कि स्टेट बैंक ने कोई स्कीम दी है, तो उसमें हम लोग मेजरली इसको बेनिफिट नहीं ले सकते। हम समझते हैं कि इस सिनेरियो में जबकि लॉकडाउन 10 दिन और बढ़ गया है, 10 मई तक चला गया है, हमारे बेशुमार लोग अब अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। हमारी बहुत सारी दुकानें अब बंद हो जाएंगी, उनकी वजह से दुकानें बंद होने से मुलाजमतें छूट जाएंगी। और उसके अलावा जो ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हुए थे वो अब हम उन ऑर्डर्स को कंटिन्यू करने की पोजीशन में नहीं है। जैसे मियां काशिफ साहब ने कहा कि यूरोप में रिटेलर्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, तो अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी रिटेलर्स अब ऑर्डर कैंसिल करेंगे। हमारे पास 2 महीने की इन्वेंट्री हमारे गोदामों में पड़ी है, 1-2 महीने की इन्वेंट्री जो प्रोडक्शन में चल रही है, तो आप समझ लें ये 1600-1700 अरब रुपए की इन्वेंट्री हमारे पास है। हम अरबों की इन्वेंट्री रख के हज़ारों रुपए के लिए तरस रहे हैं। हमारी कोई चीज़ किसी किस्म की सुनवाई नहीं है। अगर हम रेंट की बात करते हैं तो हुकूमत कहती है कि जी आपका और ये प्राइवेट लैंडलॉर्ड का मामला है। अगर हम सैलरीज़ पे बात करते हैं तो वो हमें स्टेट बैंक के पास भेज देते हैं, जो कि कहते हैं कोलेटरल दें और 6-5% सूद के ऊपर पैसे लें। अगर हुकूमत से हम बात करते हैं यूटिलिटी बिल और टैक्सेशन के ऊपर एक्सटेंशन दें, वो कहते हैं जी इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, आप टैक्स नहीं देंगे हुकूमत नहीं चलेगी। हमारे हाथ और पाँव बांधने के बाद हम जब उन्हें कहते हैं कि जी खोलने की बात करें तो डेफिनेटली कोरोना है, और हम समझते हैं कि कोरोना से जो मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने हैं, हमारे भी सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुतालबात हमने क्या करने हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे लिए इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। जो पहले रिलीफ दिया वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए दिया, अब जो ये कर रहे हैं ये पॉवर्टी लाइन से बिलो के लिए कर रहे हैं। हमारे किसी एक वर्कर को 1 रुपया इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। इनका कोई पैरामीटर ही नहीं है कि हमारा वर्कर इनसे ले सके। हाँ, क्योंकि जो एहसास प्रोग्राम है वो तो जैसे आपने खुद कहा उन लोगों के लिए है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अगर आपके जो सेल्समैन हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, वो मेरे ख्याल से उस कैटेगरी से ऊपर आते हैं तो वो एहसास प्रोग्राम में तो नहीं आएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज आपका एक स्टेटमेंट भी था कि 45 दिन में 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो रिटेल और होलसेल इंडस्ट्री है ये तकरीबन 60 ट्रिलियन की है और जीडीपी में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 18% की है। तो अगर इतना बड़ा नुकसान आप लोग कह रहे हैं कि आपका हुआ है, तो गवर्नमेंट ने इस पे कोई आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ग्रांट देने के लिए, इजी कर्जे देने के लिए कोई अब तक इकदाम नहीं उठाया? क्योंकि हमाद अजहर साहब ने तो कहा था रिसेंटली कि 90% पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं वो छोटे और मीडियम साइज कारोबार हैं और उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। खासतौर पे यूटिलिटी बिल्स के हवाले से उन्होंने कहा था कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या इन इकदामात पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई अभी तक आपके साथ? बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और पिछले दिनों एक सूबाई हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि हम बिज़नेस को क्यों बचाएं, बजाय इसके कि हम बिज़नेस को बचाएं हम लोगों को खैरात देते हैं। तो ये प्रायोरिटी है हुकूमत की, ये बिज़नेस नहीं बचाना चाहते, ये लोगों को फ़कीरों की तरह लाइन में लगा के पैसे देना चाहते हैं। हम तो इन्हें ये कहते हैं कि भाई आप हमें कुछ भी ना दें, हमारे साथ बैठ के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएं। इस स्ट्रेटजी में जो चीज़ें हमारे ज़ुम्मे आएंगी हम उठा लेंगे, जो चीज़ें आपके ज़ुम्मे में आएंगी आप उठा लें। आप हमें लिक्विडिटी क्राइसिस है उसमें बेल आउट करें, हमारे ऊपर लैंडलॉर्ड की तरफ से रेंटल प्रेशर है उसमें बेल आउट करें। हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके नतीजे में चंद दिन लैंडलॉर्डों ने हमें रिलीफ दिया, लेकिन जब उन्हें अंडरस्टैंडिंग हुई ये इसमें तो कोई लीगल कवर नहीं है, उन्होंने अपना प्रेशर दोबारा से मेंटेन कर दिया। देखें, हम अगले चंद दिनों में आपकी वसासत से मैं बड़े क्लियरली ये बात करना चाहता हूँ हुकूमतों के साथ कि पीर को इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना आइंदा का लाएअमल बता देंगे। ये नहीं हो सकता कि हम किराए भी दें, हम सैलरियां भी दें, हम टैक्स भी दें, हम पार्टी पेमेंट भी दें और कारोबार ना खुले। ये कौन सा कारोबार है जो कि लॉकडाउन के लिए डिज़ाइन होता है? हमारी तो गाड़ी नहीं बिकती, हमारा प्लॉट नहीं बिकता, हमारा सोना नहीं बिकता, हम मार्केट में डॉलर लेके जाएं उसकी वैल्यू नहीं मिलती। आप हैरान होंगे कि जो मनी है, जो इंटरनेशनल पैसे किसी के पास सऊदीया से कहीं से किसी जानने वाले ने भेज दिए हैं, अगर 43 रुपए का रियाल है वो मार्केट में बेचने जाता है, वो 35 रुपए की उसकी प्राइस है। हमें किस हिसाब में डाल दिए? अच्छा, लेकिन देखें, आपके जो मुतालबात है वो दुरुस्त हैं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही हैं हुकूमतें, आपको भी करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें उन लोगों का भी सोचना है जिन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। आप लोग एम्प्लॉय करते हैं रिटेल होल सेक्टर में, जैसे हमने बताया बहुत बड़ी तादाद है, उनका ख्याल करना हुकूमतों का भी फर्ज है, आप लोगों का भी फर्ज है ना। बात अगर यहां तक पहुंच जाएगी कि आप कहें कि उनको हम मुलाजमतों से निकाल देंगे तो वो बेचारे कहां जाएंगे? आप लोगों ने इतने साल अगर कारोबार किया है, कुछ ना कुछ मुनाफा तो कमाया होगा, सस्टेन तो करना पड़ेगा कुछ। बड़ी अच्छी बात की, ये जो लोग हैं ना, ये हमारे लिए असासा हैं, हम इनके लिए हुकूमत से ज़्यादा फिक्रमंद हैं। असल मसला ये है कि हुकूमत जो है जो कर रही है, जो 140 अरब रुपए का जो पैकेज है, उसमें हुकूमत ने इन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं है। हमने तो आज तक कोई नहीं निकाला और हम ये समझते हैं कि हम इन्हें निकालेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, हमें आगे कारोबार भी चलाना है। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से जिन लोगों में पैसा बांट रही है, उनको भी दें, लेकिन हमारे साथ तो बैठें, हमारे साथ कोई कंट्रीब्यूशन तो करें, हमें किसी किस्म का रिलैक्सेशन तो दें। आपके टैक्स रेट जो यूरोप वाले हैं, आप उनको डिस्काउंट दें ताकि हम सोचें कि कल को बिजनेस खुलेगा तो हम प्रॉफिटेबल होंगे। अभी ऑनलाइन की बात हुई थी, जो कराची ने जो पैकेज दिया है, इसमें छोटा रिटेलर या नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर तो ऑनलाइन सेल कर ही नहीं सकता। उनके पास ना ऐप है, ना उनके पास किसी किस्म के प्रोसीजर हैं, ना वो कमिश्नर साहब से मिलकर उनसे परमिशन ले सकते हैं। जिस किस्म की चीज़ें आ रही हैं ये नॉन प्रैक्टिकल हैं। मैं नहीं समझता कि हुकूमतें बहुत सीरियसली चीज़ों को कर रही हैं, ये आई वॉश चल रहे हैं। ये ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद अतीक मीर साहब से भी बात करेंगे। एक ये बड़ा प्रॉब्लम तो है कि इस वक्त कारोबार को मुकम्मल तौर पे खोला नहीं जा सकता, क्योंकि खदशा ये है कि कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। ये कारोबारी तबका जो है गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहता है, लेकिन इनके जेन्युइन इशूज़ हैं। इनके इशूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है जो लोग ये एम्प्लॉय करते हैं उनके भी इशूज़ पैदा होंगे, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके इशूज़ को एड्रेस करें।